एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों का। शिक्षण विषयों में हमने इसके पहले जो भी शिक्षण विषय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं थी बीएड सेकेंड ईयर की, प्रथम प्रश्न पत्र और उसके बाद जो जो शिक्षण विषय आयोजित हो रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आज जो विषय थे उसको हमने कल पढ़ाने का थोड़ा बहुत प्रयास किया था, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने का प्रयास किया था। इसके बाद के जो विषय होंगे उसमें एक विषय गणित होगा, तो गणित का जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है उस टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि उसमें से जो गणितज्ञ हैं, जो भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका योगदान पूछा जाता है, उससे संबंधित एक टॉपिक आप बना दीजिए। तो उसी से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा उनका क्या योगदान है और उनका थोड़ा सा जो जीवन परिचय होगा उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। लाइक करने में आप लोग सबसे ज़्यादा कोताही करते हैं, देखते हैं 500 लोग और लाइक रहता है उसमें 30 लाइक। ये ऑनलाइन कक्षाओं का जो फीडबैक होता है, जो पृष्ठपोषण होता है, वो उसी लाइक के माध्यम से ही हमको मिलता है कि जो हमने पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी था या नहीं था। इसका पता तभी चलता है जब आप उसको देख करके लाइक करते हो। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो इसका मतलब कि वो कक्षाएं आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आपको कक्षाएं अच्छी लगती हो तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें उस क्लास को, जिससे हमारे तक वो फीडबैक पहुँचे और उससे हमको प्रोत्साहन मिले और जिससे आपके लिए हम और अच्छे से क्लास की व्यवस्था कर सकें। हमने आपको बताया था कि आप अपने जूनियर जो होंगे उनको भी बताने का प्रयास करिएगा कि अगले साल से हम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों कक्षाओं की तैयारी कराएंगे और उसके पहले हम एक सीरीज निकालेंगे, एशियन ग्लोरी सीरीज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उस सीरीज में जो टॉपिक लिखा होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वही केवल रहेगा और उतने में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, उतना पर्याप्त रहेगा और उसी के हिसाब से ही हम कक्षाओं का संचालन करेंगे और उतने ही टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और विषय वाइज और प्रश्न पत्र वाइज हम तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो अगले साल से एक सीरीज आपको और मिलेगी और उस सीरीज में वो हस्तलिखित होगा या हम प्रिंटेड करा देंगे उसको, या हस्तलिखित भी हो सकता है, जो भी सुविधाजनक होगा उस रूप में आपके सामने वह प्रस्तुत होगा। तो उसी के हिसाब से ही कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। तो आज हम चर्चा करने चल रहे हैं कि भारत के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उनका गणित में क्या योगदान है, उस योगदान की चर्चा हम करेंगे। और अगर हम गणित के योगदान की चर्चा करें तो सबसे पहले हमको लगता है कि ज़रूरत है आर्यभट्ट के जीवन के बारे में हमको जानना और उनके योगदान के बारे में जानना सबसे पहले हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चर्चा भी करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। अगर हम आर्यभट्ट के बारे में कहें तो इनका जो जन्म हुआ है आर्यभट्ट का जो जन्म है वो बिहार में एक शहर है पटना, और पटना में एक जगह है कुसुमपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। यानी ये एक बिहारी थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ बिहार के पटना शहर के कुसुमपुर गांव के पास इनका जन्म हुआ। और अगर हम सन की बात करें तो 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जीवन काल 476 से 550 यानी कि कुल मिला जुला करके 76 4 80 2000 यानी 74 साल ये कुल इनका जीवन काल था। तो ये बिहार में पैदा हुए, पटना शहर था, पटना शहर में एक जगह था, एक स्थान था कुसुमपुर, वहीं पे इनका जन्म होता है और इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती है।
इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ते लिखते हैं और बाद में यहीं के ये कुलपति बनते हैं। बाद में ऐसा भी मिलता है कि ये वहाँ के बाद में कुलपति भी बनते हैं। अगर हम आर्यभट्ट के बारे में कहें तो आर्यभट्ट जो थे वो एक सबसे पहले तो गणितज्ञ थे, ये एक गणितज्ञ थे, फिर ये एक खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे, और साथ ही साथ ये एक ज्योतिषी भी थे, ये एक ज्योतिषी भी थे। यानी ज्योतिष के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो ये एक गणितज्ञ के साथ साथ एक खगोल शास्त्री और एक ज्योतिष भी थे। ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से ये एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न उनके होते थे उन नवरत्नों में से वो एक थे। तो इनका जो जन्म होता है वो बिहार में होता है, पटना में, पटना के आसपास जगह है कुसुमपुर। और इनका जो जन्म सन है 476 ईस्वी, मृत्यु है 550 ईस्वी। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, बाद में वहीं पे ये कुलपति बनते हैं। और फिर आप देखते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जब आप उसके आज भी नालंदा विश्वविद्यालय जो हो फिर से शुरू किया गया है, लेकिन अगर प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था को आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो माना जाना विश्वविद्यालय था। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि उस नामी गिरामी विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट ने पहले पढ़ने का काम किया और बाद में वहाँ पे कुलपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया। अब इनकी जो पुस्तकें थी वो पहली पुस्तक थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम अपने ही नाम पे इन्होंने पुस्तक लिखा, आर्यभट्टियम। उसके बाद 10 गीतिका, 10 गीतिका। उसके बाद इन्होंने लिखा एक पुस्तक लिखा तंत्र। तो आर्यभट्टियम, 10 गीतिका और तंत्र, इसके साथ साथ इन्होंने लिखा आर्यभट्ट सिद्धांत। इन्होंने लिखा आर्यभट्ट सिद्धांत, इन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत। तो इनकी ये 4 प्रसिद्ध पुस्तकें, सबसे पहला आर्यभट्टियम, दूसरा 10 गीतिका, तीसरा तंत्र और चौथा आर्यभट्ट सिद्धांत, इनका ये प्रसिद्ध है। अब अगर हम इनके योगदान की चर्चा करें, कि इनका योगदान क्या क्या रहा, तो योगदान में अगर सबसे पहले हमको चर्चा करना होगा तो यहाँ पे ये होगा कि इन्होंने सबसे पहले सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। इन्होंने सबसे पहले सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। अब आप सोचिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि कोपरनिकस ने ये बताया था सबसे पहले कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। और यहाँ पे ये 476 ईस्वी में पैदा हुए, 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और तब ही इन्होंने बता दिया था कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी हजारों साल पहले ही इन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद इनका जो दूसरा इनका जो योगदान है वह पाई बराबर 3.1415, ये इन्होंने ही बताया था। पाई का मान का जो गणना है वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था, 3.1415। इसको आप जानते हैं कि एक दूसरे रूप में भी लिखा जाता है पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7। और इसकी जो खोज किया था वो आर्यभट्ट द्वितीय ने किया था।
इसकी जो खोज किया था वो आर्यभट्ट द्वितीय ने किया था, जिसमें कहा जाता है कि पाई बराबर 22/7 होता है। उसके अलावा इनको माना जाता है कि ये त्रिकोणमिति के प्रतिपादक हैं। त्रिकोणमिति के ये प्रतिपादक इनको माना जाता है, यानी जो आप पढ़ते हैं साइन कास कोसेक सेक, ये सब जो आप पढ़ते हैं उसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन है? आर्यभट्ट हैं। और उसके बाद अन्य योगदान शून्य की खोज जो है वो भी माना जाता है कि आर्यभट्ट ने किया, शून्य की खोज। तो इनके योगदान को, और बहुत सारे योगदान हैं खगोल शास्त्र में, इनके बहुत सारे योगदान हैं। सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी के का को जो क्षेत्रफल है उसको बताया था, पृथ्वी की जो लंबाई है उसको बताया था। इस टाइप से इन्होंने खगोल शास्त्र में बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन अगर हम देखें इसमें तो इनका जो सबसे मुख्य काम है वो शून्य की खोज, त्रिकोणमिति के प्रतिपादक और पाई का मान 3.1415 ये इन्होंने ही बताया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भारतीय गणितज्ञ हैं उनका जो योगदान है, जब उस समय हजारों साल पहले हमारे पास ऐसे ऐसे गणितज्ञ थे जो आज अगर होते तो क्या होता, हम कहाँ होते, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमने जो सीखा वो आर्यभट्ट के योगदान को सीखा कि गणित में आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहले इनका जन्म बिहार के पटना में कुसुमपुर नामक स्थान पे हुआ था। 476 ईस्वी में जन्म, 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए, बाद में वहीं पे इनके ये कुलपति बने। और इसके अलावा ये गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी भी इनको आती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे। कुल कई प्रसिद्ध इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें आर्यभट्टियम, 10 गीतिका, तंत्र, आर्यभट्ट का सिद्धांत। और योगदान की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। बाद में वही सिद्धांत कापरनिकस ने दिया, जो हम भूगोल में जाकर के पढ़ने का काम करते हैं। पाई बराबर 3.1415 ये सबसे पहले गणना इन्होंने ही किया। इसके अलावा त्रिकोणमिति के प्रतिपादक ये माने जाते हैं, और साथ ही साथ शून्य की खोजकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये आर्यभट्ट का योगदान संक्षिप्त रूप से आपको टिप्पणी में अगर लिखने के लिए आएगा तो आप इतना लिख के एक पेज आप इसको कवर कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका एक टिप्पणी कंप्लीट होगा। थोड़ा बहुत आप अपना खोज लीजिएगा, हम शार्ट में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि आपका परीक्षा नज़दीक है। उतना ही बताया जाए जिसको आप आराम से समझ सकें और अपने एग्जाम में जा कर के उसको लिख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।